बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। हाशिम बेग ने कहा, जब आप कहती हैं कि जोजो को उठाने वाले ने उसकी तस्वीर देखी थी और फिर से उठाकर ले गया है, तो दुश्मन आपको भी यकीनन पहचानते होंगे। आप यहाँ बैठकर चेहरा तब्दील कर लें, फिर मैं आपको ले चलूँगा। वो रेडीमेड मेकअप के ज़रिए अपना हुलिया बदलने लगी। हाशिम बेग ने कहा, मैडम एक बात जहन में आ रही है, आपको रात के वक्त कार में सफ़र नहीं करना चाहिए। दुश्मन कहीं भी रास्ता रोक सकते हैं। मैं आपको हाईवे पर चलने वाली बसों में बिठा दूंगा। आप आम मुसाफिरों की तरह पारस बेटे के साथ सफ़र करेंगी। वो सोच भी नहीं सकेंगे कि आप जैसी टेलीपैथी जानने वाली, इतने बड़े किले की मालिक आम मुसाफिरों की तरह बस में सफ़र कर रही है। शीबा को इसका ये आइडिया पसंद आया। बहरहाल वो अपने और पारस के चेहरे पर हल्की सी तब्दीली करने के बाद हाशिम बेग के साथ कार में बैठकर निकली। फिर एक बस अड्डे पर पहुंचकर अनकरा जाने वाली बस में सवार हो गई। रसवंती आमना का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के दिमाग में थी। मैं शीबा के पास था। हालांकि शीबा ने मुझे अपने पास आने से मना किया था। अगर उसे पता चलता कि मैं हूं तो वह सांस रोक लेती। वो रसवंती को अपने दिमाग में समझ रही थी। मैं आशिकाना अंदाज में उसके पास नहीं था। उसकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ था। अनकरा पहुंचने तक कोई ऐसी बात हो सकती थी जहां फौरी तौर पर फैसला करके कोई मुनासिब इक़दाम करना पड़ता, और रसवंती ऐसा ना कर सकती। इसलिए मैंने उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। खुद शीबा के पास मौजूद रहा। हाशिम बेग के बंगले में अपना हुलिया बदलने के बाद उसने पूछा, रसवंती क्या ये ठीक है? मैंने रसवंती के लबो लहजे में कहा, हाँ चलेगा, रात का वक्त है, कोई इतनी तवज्जो नहीं देगा। खुदा ना खास्ता कोई पहचानने वाला आएगा तो मैं मौजूद हूँ, तुम फिक्र ना करो। जब वो बस में आराम से बैठकर पारस के साथ सफ़र करने लगी तो मैंने रसवंती से कहा, वो पता नहीं कब अनकरा पहुँचेंगे। मैं इतनी देर उसके पास नहीं रह सकता, लिहाजा तुम जाओ, मैं डॉक्टर के पास हूँ। डॉक्टर ने आमना के जिस्म से गोली निकाल ली थी। मरहम पट्टी हो चुकी थी और इसकी सोच बता रही थी कि आमना ख़तरे से बाहर है। मैंने रसवंती को बताया। रसवंती ने शीबा को बताया। शीबा ने सोनिया को बताया। बहरहाल हम सब ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। हमारी एक और बेहतरीन साथी आमना बच गई थी और अल्लाह ने चाहा तो सलामत रह सकती थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद शीबा ने बताया कि जोजो की तनवीमी नींद पूरी हो चुकी है। हम सब ने एक साथ उसके दिमाग में ख्याल ख़वानी की छलांग लगाई। वहाँ पहुँचकर देखा वो आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके ज़रिए पता चल रहा था वो बिस्तर किसी तैयारे में है, यानी हेलीकॉप्टर से आने वालों ने उसे अगवा करने के बाद किसी तैयारे में मुंतकिल कर दिया था। वो खुद को तन्हा पाकर और तैयारे में देखकर परेशान हो रही थी, घबरा रही थी। शीबा ने कहा, मेरी बेटी, मेरी जोजो, मैं तुम्हारे पास हूँ। देखो रसवंती भी मौजूद है, हम सब तुम्हारे पास हैं। घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना, तुम बहुत दलेर लड़की हो। वो इधर उधर देखते हुए बोली, पारस कहाँ है? ये सवाल सुनकर हमारे दिल में दर्द सा उठा। दोनों में कितनी मोहब्बत थी। उधर वो इसके लिए तड़प रहा था, इधर ये सबसे पहले किसी का नाम लेती थी तो वो पारस का ही नाम होता था। ये बात हर जी शऊर जानता है। मोहब्बत और हवस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पारस 5 बरस का था और जोजो उससे 9 बरस बड़ी थी। इसके बावजूद ज़हनी तौर पर बच्ची थी। इन दोनों की मोहब्बत में मासूमियत और तकद्दुस के साथ साथ शरारतें थीं। ये शरारतें अगरचे रोमानियत की तरफ इशारा करती थीं, ताहम उसमें हवस का शैबा तक नहीं था। अगर इससे कोई नतीजा अखज़ करता है कि फ़रहाद का बेटा भी आशिक मिजाज है और 5 बरस की उम्र से इश्क करने चला है, तो ये सोचने वाले की सरासर नादानी है। हाँ, जो पारस की मोहब्बत उसकी जानिसारी से मुतासिर होकर कहती है, यही वो मर्द है जिसके मुतालिक भाई आर्बर ने कहा था, मर्दों से दूर रहना। तो अब मैं दूर नहीं रहूँगी, उसके पहाड़ बनने का इंतज़ार करूँगी। ये जोजो की अपनी सोच है। वो अपनी उम्र के मुताबिक नादानिस्तगी में तमाम तर मासूमियत के साथ ऐसा सोचती है। अगर पारस खेल ही खेल में उसकी हथेली की पुश्त को चूम लेता है और हंसता हुआ चला जाता है और जोजो इस हथेली को अपने गालों से लगाती है, तो ये जोजो के अंदर छुपी हुई वो रोमानियत है जिसे वो शऊरी तौर पर खुद समझ नहीं पाती। शीबा और रसवंती उसके अंदर हौसला पैदा कर रही थीं। जो बिस्तर पर बैठ गई थी, उसे एक स्टूवर्ड नज़र आया। वो ट्रॉली में खाने पीने की बहुत सी चीज़ें लेकर आया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस जोजो, मैं जानता हूँ तुम ख्याल ख़वानी करती हो,
मेरे दिमाग में आना चाहोगी, नाकाम रहोगी, तो तुम्हारे बड़े मेरे दिमाग में आना चाहेंगे। फिर उसने हंसते हुए और ठींगा दिखाते हुए कहा, लेकिन नहीं, मैं सांस रोक लेता हूँ, आजमाइश शर्त है। शीबा ने उसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई और नाकाम रही। पहले तो उसने सांस रोक ली, फिर हंसते हुए कहा, देखा, मैं ना कहता था, कोई ना कोई मेरे दिमाग में आने की कोशिश करेगा और नाकाम रहेगा। बहरहाल आने जाने वाले आते जाते रहते हैं, तुम कुछ खा लो, ज़रा तो तवानाई हासिल होगी। वो बिस्तर पर बैठे ही बैठे पीछे हटकर बोली, मैं नहीं खाऊंगी, मैं पारस के साथ खाऊंगी। स्टूवर्ड ने एक सर्द आह भरकर कहा, हमारे आदमियों की यही कोशिश थी कि तुम्हारे साथ पारस को भी लाया जाए, पारस की मम्मी को भी लाया जाए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ छुप गए थे या कैसे फरार हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। खैर, इन बातों को जाने दो, कुछ खा लो। मैं कह चुकी हूँ नहीं खाऊंगी, ज़्यादा बोलोगे तो प्लेटें उठाकर तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। शीबा ने समझाया, बेटी, तुम कम से कम दूध में ओवल्टीन मिलाकर पी लो। आप जानती हैं मैं पारस के बगैर ना खाती हूँ ना पीती हूँ। यही तो बुरी आदत है, कभी हालात बदलते भी हैं, ऐसी मुसीबतें नाजिल होती हैं कि अपने अपनों से बिछड़ जाते हैं। इन हालात में अपने दिल को मजबूत रखना पड़ता है। उसने शीबा के खूब समझाने मनाने पर दूध में ओवल्टीन मिलाया, फिर शीशे के उस छोटे से मग को अपने होंठों से लगाया, लेकिन एक घूंट नहीं लिया। फौरन ही रखकर रोने लगी। पारस कहाँ है, मुझे बताएं, पारस कहाँ है, मुझे तो उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। रसवंती उसे समझाने लगी, पारस तुम्हारे पास जल्दी आएगा, बल्कि तुम उसके पास पहुंच जाओगी। अच्छी बच्ची की तरह इसे पी लो। वो जिद कर रही थी। आखिर मैंने पारस के लबो लहजे में उसे मुखातिब किया, हेलो जोजो, क्या मेरी आवाज़ सुन रही हो? वो एकदम से खुश हो गई, आंखें फाड़ कर खला में तकते हुए बोली, अरे पारस, ये तो तुम्हारी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तुम समझती थी तुम ख्याल ख्वानी जानती हो। मम्मी ने मुझे समझाया था कि मैं ये सलाहियत जाहिर ना करूँ, अचानक किसी दिन तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। आज तुम्हें ज़िद करते देखकर मजबूर हो गया, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में आया हूँ। चलो दूध में ओवल्टीन पी लो। वो ठनक कर बोली, नहीं पीऊँगी, जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। तुमने मुझसे ख्याल ख्वानी वाली बात क्यों छुपाई? तुमसे छुपाने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हारे पास अक्ल ही नहीं। अगर होती तो समझ लेती। जब मैं पलथी मारकर बैठता हूँ और शमा की लौ को देखते हुए अपने दिमाग को सिर्फ एक ख्याल की तरह मरकूज कर लेता हूँ, तो समझना चाहिए कि मैं टेलीपैथी सीख रहा हूँ। वो रूठ कर बोली, मैं नहीं समझ सकती थी, तुम समझा सकते थे, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? बहुत सी बातें सरप्राइज़ देने के लिए छुपाई जाती हैं, बस आज तो बता दिया है। क्यों इतने नखरे दिखा रही हो? दूध नहीं पियोगी तो मैं दिमाग से चला जाऊँगा। वो पीने लगी। रसवंती ने मेरे दिमाग में आकर कहा, तुमने बहुत अच्छा तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने कहा, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। शीबा ने जोजो के ज़रिए स्टूवर्ड से पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं भला कहाँ ले जा सकता हूँ इसे, मुकद्दर ले जा रहा है। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? अपने पेट पर हाथ मारते हुए बोला, पापी, पेट के लिए काम कर रहा हूँ। क्या तुम सीधी तरह जवाब नहीं दोगे? मेरा जवाब बिल्कुल सीधा सादा है। शीबा ने झुंझलाकर पूछा, ये किस मुल्क का तैयारा है? जब तैयारा ज़मीन से उड़ता है तो ना ज़मीन पर रहता है ना आसमान पर, वो मुल्क अदम का तैयारा हो जाता है। मैंने रसवंती से कहा, शीबा को मना करो, खामखा सवालात करके झुंझलाहट में मुब्तला हो रही है। वो स्टूवर्ड मस्खरा है, इसी अंदाज में जवाब देता रहेगा, हमें कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। स्टूवर्ड ने कहा, जोजो, तुम इतनी हसीन और मासूम हो, तुम्हारे चेहरे पर झुंझलाहट अच्छी नहीं लगती। मेरी मम्मी को गुस्सा आ रहा था, वो झुंझला कर बोल रही थी। अब नहीं बोलेंगी। तुम बताओ, किसी की बहन या बेटी को उठाकर ले जाना अच्छी बात है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं? स्टूवर्ड हंसने लगा। शीबा ने कहा, मैं इस लड़की को जहानत की बातें समझाती हूँ, ये समझती भी है, लेकिन कुदरती तौर पर वही बच्ची बन जाती है। रसवंती ने कहा, ये बेचारी क्या जाने कि जालिमों के दिल में खुदा का खौफ नहीं होता, ये खुदा से डरती है, ये सबको अपनी ही तरह मासूम और खुदा से डरने वाला समझती है। मैंने मास्क मैन को मुखातिब करते हुए कहा, एक बुरी खबर है। मैंने तो अच्छी खबर सुनी है, मैडम सोनिया मास्टर पारस को लेकर तिलअबीब से निकल गई हैं और पेरिस पहुंचने वाली हैं। फिर बुरी खबर कैसी? जोजो को अगवा कर लिया गया है। क्या? वो चौंक पड़ा, उसे अगवा का मकसद समझ में आ गया था। मैंने कहा, अगवा करने वाले खामोश हैं, लेकिन बात वाज़ेह है,
एस मास्टर को एक टेलीपैथी जानने वाले या वाली की ज़रूरत है। उसने तायद में सर हिलाकर कहा। तुमने शार्पर को ख़त्म कर दिया, मोरनिया को छुपा दिया। वो मैडम रसवंती और मिस शीबा पर हाथ नहीं डाल सकता था, इसीलिए एक नादान लड़की को उठा ले गया। क्या वो एस मास्टर तक पहुंच गई है? अभी तो तैयारे में सफ़र कर रही है। फरहाद साहब, उसे एस मास्टर तक पहुंचने से रोका जाए, वरना गज़ब हो जाएगा। वो शख्स टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लेगा तो शैतान बन जाएगा। जोजो को वहां तक पहुंचने से रोकना हमारे बस में नहीं रहा। वो बड़ी एहतियात से काम ले रहा है। हमें तैयारे में मौजूद अफराद तक पहुंचने का भी मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर खुद को छुपा नहीं सकेगा। जो वहाँ पहुँचेगी तो आप उसके दिमाग के ज़रिए वहाँ के माहौल और लोगों को देख सकेंगे। शायद किसी के दिमाग में पहुँचने का मौका मिल जाए। हम इसी उम्मीद पर जोजो के साथ लगे हुए हैं। मैं रेड पावर के बॉस को हुक्म देता हूँ, अमेरिका में हमारे जितने आदमी हैं और जितने ज़राए हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाए और मालूम किया जाए कि जोजो को किस एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। मैंने उससे राबता ख़त्म कर दिया। इसराइल के सीनियर ऑफिसर कैरी हैम को मुखातिब किया। उसने फ़ौरन अपनी जगह से उठकर कहा, फरहाद साहब, आप मेरे पास आए हैं, खैरियत तो है? आप फ़ौरन अपने आला हुक्काम को मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि ट्रांसफार्मर मशीन एस मास्टर के पास पहुंच गई है। उसने जोजो को अगवा किया है। अगर हम सब ने मिलकर जोजो को ना रोका तो वो कल तक टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लेगा। जनाब, आप मेरे पास मौजूद रहें, मैं अभी पैगाम भेज रहा हूँ, जवाब मौसूल होता रहेगा। उसने कंप्यूटर के ज़रिए पैगाम अरसाल किया। वो पैगाम किसी दूसरी जगह पहुँचा। वहाँ से तमाम आला हुक्काम और ज़िम्मेदारान अफसरान तक पैगाम पहुँचाया गया। उसके बाद कैरी हैम के सामने रखे हुए मॉनिटर टीवी पर जवाब मौसूल होने लगा। फरहाद साहब का पैगाम मौसूल हुआ है। जोजो का अगवा होना और एस मास्टर तक पहुँचना हम सब के लिए तशवीश की बात है। प्लीज़ फरहाद साहब, आप हमें जोजो की मौजूदा पोजीशन बताएं। मैंने कैरी हैम से कहा, इस वक्त वो किसी तैयारे में सफ़र कर रही है। हम ये समझने से कासिर हैं कि वो तैयारा कहाँ उतारा जाएगा और जोजो को कहाँ पहुँचाया जाएगा। टीवी स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी। अगरचे हमें जोजो की मंजिल मालूम नहीं, ताहम कोशिश की जा सकती है। अमेरिका में हमारे जितने भी एजेंट हैं वो सब मुख्तलिफ शहरों के छोटे बड़े एयरपोर्ट्स पर पहुँचेंगे और किसी खुसूसी तैयारे पर नज़र रखेंगे। हमारी यही कोशिश होगी कि जोजो एस मास्टर तक पहुँचने ना पाए। मिस्टर फरहाद, क्या मौजूदा सूरत हाल शीबा की आमद पर असरअंदाज होगी? हरगिज़ नहीं। शीबा अपने वादे के मुताबिक तेल अवीव पहुँचेगी। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जोजो को एस मास्टर से दूर रखने के लिए अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे। मैंने उनसे भी राब्ता ख़त्म कर दिया। ये बात यकीनी थी कि सभी ख़तरनाक तंजीमें और सुपर ताकतें एस मास्टर को टेलीपैथी का इल्म हासिल नहीं करने देंगे। उसे रोकने के लिए जी जान की बाजी लगा देंगे। अपना असर रसूख और तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे। इधर हम भी मोहतात थे। जोजो के ज़रिए देखना चाहते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो यकीनन ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचाई जाने वाली थी। ऐसे ही वक्त हम उस मशीन को भी वहां से पार करने की तदबीरें सोच रहे थे। हम 6 घंटे तक बहुत मसरूफ़ रहे। कभी जोजो के पास रहते थे, कभी इसराइली एजेंटों के पास पहुंचते थे, कभी मास्क मैन के इंतज़ामात का जायज़ा लेते थे। आखिर वो तैयारा एक जगह उतरने लगा। मैं मास्क मैन से राब्ता कायम रखता था। रसवंती इसराइली एजेंटों के पास जाती थी। हमने उन्हें बताया कि तैयारा उतरने वाला है। तमाम एयरपोर्ट्स पर खुफिया एजेंट और जासूस जाने कहाँ कहाँ छुपे हुए दूरबीनें लगा लगा किसी तैयारे को देखने की कोशिश कर रहे थे। सबकी रिपोर्ट यही थी कि उन्हें वो खुसूसी तैयारा दिखाई नहीं दे रहा है। वो तैयारा रुक गया था। पायलट कैबिन का दरवाज़ा खुल गया था। जोजो को वहाँ लाया गया। एक दरवाज़ा खोला गया, नीचे सीढ़ी लगाई गई। जब वो तैयारे से बाहर आकर सीढ़ी से उतरने लगी तो हमने देखा वो कोई वीरान सी जगह थी। जहाज़ को उतारने के लिए दूर तक पहले ही एक पुख्ता सड़क बनाई गई थी। हम दूसरों तक इत्तला पहुंचाते जा रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि वो जगह कैसी है, कहाँ तैयारा उतारा गया है और तैयारे के पास 4 अदद गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी में जोजो को बिठाया गया है, बाकी उस गाड़ी के आगे पीछे चल रही हैं। हमने जोजो के ज़रिए 2 गाड़ियों के नंबर भी पढ़ लिए थे और उनके रंग भी बता दिए थे। हमारी रिपोर्ट सुनने के बाद मास्क मैन और इसराइली तंजीम के खुसूसी हेलीकॉप्टर परवाज़ करने लगे थे, लेकिन वो कितनी दूर तक परवाज़ कर सकते थे? अमेरिका मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और जनूब से लेकर शुमाल तक कई हज़ार मील के रकबे तक फैला हुआ था। हम मास्क मैन के आदमियों और इसराइली एजेंटों को ज़्यादा देर तक गाइड ना कर सके। जोजो को गाड़ी में बिठाने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई ताकि हम उसके ज़रिए रास्तों की निशानदही ना कर सकें।
हम सिर्फ इतना बता सकते थे कि उनकी गाड़ियां जिस रास्ते से गुजर रही हैं वहां अब दूसरी गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ भी सुनाई देती है। कभी कभी हैवी ट्रैफिक की आवाज़ भी आती है, लेकिन हमारी ये रहनुमाई काम नहीं आ रही थी। आखिरकार वो गाड़ी कहीं पहुंचकर रुक गई। मैं इस दौरान कभी कभी पारस का रोल अदा करता था, जो के दिमाग में अपने बेटे की आवाज़ और लबो लहजे में बोलता था और वो बहलती रहती थी। अगर ऐसा ना किया जाता तो वो पारस के लिए मचलना शुरू कर देती, हमारी किसी बात पर अमल ना करती। उसे कार से उतारकर 2 आदमियों ने हाथ पकड़कर सहारा दिया, उसे किसी इमारत के अंदर लाए, फिर आंखों से पट्टी हटा दी। उन गाड़ियों को यकीनन गैरेज में पहुंचा दिया होगा ताकि तलाश करने वालों की नज़रों में ना आ सकें। हमने तमाम भाग दौड़ करने वालों को समझा दिया अब वो अपनी कारों और हेलीकॉप्टर में ईंधन ज़ाया ना करें। जो 4 दीवारी के अंदर पहुंचा दी गई है। वहां तक किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं है, मगर हम जो के ज़रिए ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे वहां की ख़ास निशानियां मालूम कर सकें या कोई ऐसा शख्स हो जिसके दिमाग में पहुंच सकें। फिर वहां के मुतालिक बड़ी मालूमात हासिल हो सकती थी। एक ख़ास बात यह मालूम हुई कि जहां वो पहुंचाई गई है इस इमारत में भी एक तहखाना है। जाहिर है ट्रांसफार्मर मशीन जैसी अहम चीज़ को छुपाने के लिए तहखाना लाजमी होता है। जो के आगे पीछे 2 शख्स चल रहे थे। वो उनके दरमियान चलती हुई एक चोर दरवाजे से गुजरकर जीने से उतरती हुई बड़े से हॉल में पहुंची। वहां पहुंचकर एहसास नहीं होता था कि वो तहखाना है। अच्छी खासी रोशनी का इंतज़ाम था। वहां 2 शख्स नज़र आए। जब एक ने मुखातिब किया तो पता चला वो एस मास्टर है। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर जो से मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। तुम मेरी बेटी की हम उम्र हो, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ। यह अजीब सी बात है, आज बेटी बाप को वो दौलत देने आई है जो दुनिया की कोई हस्ती किसी को नहीं दे सकती। जो ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कहा, और ये भी अजीब बात है कि आज तक किसी ने ऐसी लड़की को अगवा नहीं कराया होगा जिसे बेटी समझता हो। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी ज़ुबान से टेलीपैथी जानने वाले बोल रहे हैं। हम जो के ज़रिए उस तय खाने का जायज़ा ले रहे थे। एक तरफ शीशे का बड़ा सा कैबिन था। उस धुंधले शीशे के पीछे कोई शख्स इजी चेयर पर बैठा दिखाई दे रहा था। वो भी कोई अहम आदमी होगा जो इस तरह पुरअसरार अंदाज में शीशे के कैबिन के अंदर खामोश तमाशाई बना हुआ था। उस शीशे के कैबिन से तकरीबन 10 गज के फासले पर 2 बिस्तर बिछे हुए थे। उनके सरहाने वही ट्रांसफार्मर मशीन, कंप्यूटर और टीवी वगैरह दिखाई दे रहे थे। दूसरा शख्स उस मशीन को अच्छी तरह चेक कर रहा था। एस मास्टर ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम्हें यह मालूम करके अफसोस होगा कि हमने मशीन को ऑपरेट करने का तरीका मालूम कर लिया है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं, बेहतरीन माहिरीन हैं। हम अभी साबित कर देंगे कि हम इस मशीन के अहल हैं। उसने हुक्म दिया, इन्हें लाया जाए। फिर जो को एक आरामदेह सोफे पर बैठने के लिए कहा। तहखाने के आखिरी सिरे पर एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। वो खुल गया। 2 शख्स किसी को दोनों तरफ से जकड़कर ला रहे थे। वो आना नहीं चाहता था। वो जबरन खींचते ला रहे थे। फिर उन्होंने उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया। उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए, इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल नहीं सकता था। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। अगर वो बोलने के काबिल होता तो हम उसके दिमाग में पहुंच सकते थे। एस मास्टर ने कहा, मिस्टर फरहाद, अभी ये बंधा हुआ है, इसके मुंह से टेप हटाया जा सकता है। ये बोलेगा, तुम इसके अंदर पहुंचोगे लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे, क्योंकि ये बिस्तर से उठ नहीं सकेगा, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन हम इसे गूंगा ही रखेंगे। मैंने कहा, मैं समझ गया, ये यकीनन इतना अहम आदमी है और ऐसे राजों से वाकिफ़ है कि हम इसके दिमाग में पहुंचते ही बहुत कुछ मालूम कर लेंगे। एस मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बातें बड़ी जल्दी समझ लेते हो। बहरहाल ये मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला बहुत अहम शख्स है, बहुत अहम राजों का अमीन है। हमें पता चला कि ये दरपर्दा मास्क मैन से मामला तय कर रहा था। ये बहुत लालची है, ज़्यादा से ज़्यादा दौलतमंद बनना चाहता है। उसी लालच ने आज इसे इस बिस्तर तक पहुंचा दिया है। ये अच्छा हुआ कि सिर्फ मामला तय हो रहे थे। अभी हमारे बहुत से राज मास्क मैन की तरफ मुंतकिल नहीं हुए थे और अब कभी हो भी नहीं सकेंगे। हम इसे ज़िंदा रखेंगे मगर ये किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं रहेगा। उसने हुक्म दिया, दूसरे को लाओ। फिर वही दरवाज़ा खुला। 2 शख्स किसी को दोनों तरफ से पकड़ कर लाने लगे। वो कहे लगा रहा था, उनकी गिरफ्त में उछल उछल कर कह रहा था, अरे अरे इधर से ना पकड़ो, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है मुझे।
एस मास्टर ने कहा। बेचारा पागल है, इसके बदन को कहीं से भी पकड़ो तो गुदगुदी महसूस करता है, ना अपनी बातें समझता है और ना किसी को कुछ समझा सकता है। इन आदमियों ने इस पागल को दूसरे बिस्तर पर लिटाकर उसे भी बांध दिया। सरहाने खड़ा हुआ शख्स उनके सरों पर आहनी कैप पहना रहा था और उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से मुंसलिक कर रहा था। एस मास्टर ने कहा, मैं कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता। पता नहीं इस इंजीनियर ने कहाँ तक मशीन को ऑपरेट करने का तरीका मालूम किया है। उसने जो कुछ भी मालूम किया है उसका अभी मुजाहिरा कर रहा है। अगर ये कामयाब रहा तो फिर मुझ पर और जोजो पर यही अमल किया जाएगा। उसकी टेलीपैथी की सलाहियतें मेरे दिमाग में मुंतकिल की जाएंगी। वो शख्स मशीन ऑपरेट कर रहा था। इस दौरान मैं मास्क मैन के पास जाता था। रसवंती इसराइली एजेंटों के पास पहुंच रही थी। शिबा सोनिया को बताती जा रही थी, यानी हम तीनों जो देख रहे थे उसकी कमेंट्री करते जा रहे थे। हमारी कमेंट्री सुनने वाले तमाम लोग तजस्सुस में मुब्तला थे। पता नहीं क्या होने वाला है। क्या वो शख्स कामयाबी से मशीन को ऑपरेट कर लेगा? क्या एस मास्टर टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल कर लेगा? वो ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। टीवी स्क्रीन पर कंप्यूटर के ज़रिए पता चल रहा था, एक की सलाहियतें दूसरे के दिमाग में मुंतकिल हो चुकी हैं। दोनों को कम से कम 1 घंटे तक सोने दिया जाएगा। ये 1 घंटा भी हमारे लिए क़यामत था। एक एक सेकंड, एक एक मिनट भारी हो रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा 1 घंटा कभी नहीं गुजरेगा। कंप्यूटर मशीन के ज़रिए टीवी स्क्रीन ने जो बताया था उससे साबित हो रहा था कि मशीन को कामयाबी से ऑपरेट किया गया है। 1 घंटा गुजर गया। वो दोनों नींद से बेदार हो गए। पागल तो पहले ही पागल था, मगर दूसरा होशमंद भी कुछ पागल सा लग रहा था। वो आंखें खोलने के बाद उठकर बैठ गया था। चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे इस जगह को पहली बार देख रहा हो। एक शख्स ने आगे बढ़कर उसके बाजू को थाम लिया तो वो हंसने लगा। जल्दी से बाजू छुड़ाकर बोला, इधर इधर हाथ ना लगाओ, इधर गुदगुदी होती है। पहले पागल ने हंसते हुए कहा, मेरी तरह इसे भी गुदगुदी होती है। सुपरमास्टर ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम इस शख्स के दिमाग में जा सकते हो जिसके मुंह पर टेप लगाया गया था, मगर अब ये बोल रहा है। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर देखा। वहाँ अजीब सन्नाटा था। वो जिसकी बात सुनता था उसे समझता था, मगर वो बात फ़ौरन ही दिमाग में गुम हो जाती थी, याद नहीं रहती थी। फिर वो जो कहता था वो बात भी कहने के बाद भूल जाता था। मसलन उसने अभी कहा था हाथ लगाने से गुदगुदी होती है, ये बात वो भूल गया था, और जब ये भूल गया था तो वो अहम राज उसे कैसे याद रह सकते थे। यानी वो शख्स कामयाबी से मशीन ऑपरेट कर चुका था। एक शख्स का पागलपन दूसरे के दिमाग में मुंतकिल कर चुका था। अब जोजो के दिमाग से एस मास्टर के दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल करने वाला था। हमारी कमेंट्री सुनकर सब परेशान थे। मास्क मैन और उसके मुल्क के हुक्मरान और इसराइली हुक्मरान सब अपनी अपनी जगह से उठ गए थे। कोई सुकून से बैठ नहीं सकता था। सब इज़्तिराब में मुब्तला हो गए थे। इधर से उधर टहल रहे थे, एक दूसरे से मशवरे ले रहे थे, हमें मशवरे दे रहे थे। कुछ करो फरहाद, रसवंती, शिबा, सिर्फ तुम 3 ही ऐसे हो कि उसे रोक सकते हो। अगर सुपरमास्टर के दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल हो गई तो क़यामत आ जाएगी। हम अपनी बेबसी जाहिर कर रहे थे। वैसे कर भी क्या सकते थे। जोजो को बिस्तर पर लिटा दिया गया था। दूसरे बिस्तर पर एस मास्टर आकर लेट गया था। वो आवाज़ दे रही थी, पारस, पारस, तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ। तुम पास रहते हो तो लगता है सारी दुनिया मेरे पास है। मैंने पारस बनकर कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ जोजो, ऐसे वक्त मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम बातें करते रहो तो मुझे डर नहीं लगेगा। मशीन ऑपरेट करने वाला उनके सरों पर आहनी कैप पहना चुका था, उन्हें मशीन से मुंसलिक कर रहा था। दूसरी तरफ मास्क मैन और इसराइली हुक्काम हमसे इल्तजा कर रहे थे, फरहाद, रसवंती, शिबा, ये कुर्बानी पेश करने का वक्त है। अब एक ही रास्ता रह गया है, जोजो को ख़त्म कर दो। वो शैतान टेलीपैथी के ख्वाब देखता रह जाएगा। हम उन्हें जवाब दे रहे थे, जोजो हमारी बेटी है, हमारे वजूद का एक हिस्सा है। हम मर जाएंगे मगर उसे भूलकर भी नहीं मारेंगे। अब तो वही होगा जो मुकद्दर में लिखा है। जोजो मशीन से मुंसलिक होते ही गाफिल हो गई थी। हम सब सोनिया के दिमाग में आ गए थे। जब तक वो होश में ना आती हम वहाँ के हालात मालूम नहीं कर सकते थे।
आखिरी बार हमने यही देखा था कि तहखाने में मौजूद रहने वाले दूसरे मातहत चले गए थे। एक मशीन ऑपरेट करने वाला रह गया था, दूसरा शीशे के कैबिन में वो पुरअसरार शख्स बैठा तमाशा देख रहा था। मगर साहबो, असल तमाशा अब शुरू होने वाला था। तो किस्सा यूं है कि सोनिया ने शीबा से कहा था, मौजूदा हालात का अच्छी तरह जायज़ा लो, तुम्हें पता चलेगा जोजो के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। शीबा ने जवाब दिया था, मैं जोजो और पारस को किले में बंद रखती हूँ, कोई अंदर नहीं आ सकता। ऐसी बात ना कहो, चुराने वाले आंखों से सुरमा भी चुरा कर ले जाते हैं। तुम किस खतरे की तरफ इशारा कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम सुपरमास्टर की सबसे बड़ी ज़रूरत एक टेलीपैथी जानने वाला या वाली है? वो शार्पर के पीछे पड़ा हुआ था, मगर फरहाद ने उसे ख़त्म कर दिया और मोरिना को छुपाता फिर रहा है। सुपरमास्टर तुम पर और रसवंती पर हाथ नहीं डाल सकता। आर्मर मास्क मैन की कैद में है। सिर्फ जोजो ऐसी है जिसकी तरफ वो हाथ बढ़ा सकता है। तुम क्या चाहती हो? सोनिया ने कहा। अगर कभी सुपरमास्टर ने जोजो को उठा ले जाने की कोशिश की तो हम उससे भी इसी तरह निमट सकते हैं जिस तरह इसराइली हुक्काम से निमट रहे हैं। अगर हमने उसे भी धमकी दी कि उसके यूरेनियम का ज़ख़ीरा, एटमी प्लांट और बड़ी बड़ी साइंसी लेबॉर्ट्रियाँ तबाह कर दी जाएंगी तो वो अपने कान पकड़ लेगा और जोजो को वापस कर देगा। शीबा ने पूछा, फिर ख़तरा किस बात का है? ज़रा अकल से काम लो। जितनी देर वो जोजो को कैद रखेगा उतनी देर में वो उसके दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें अपने दिमाग में मुंतकिल करा लेगा। लिहाजा जोजो के पास ये सलाहियत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई थी। शीबा ने उस रात जोजो के सोने के बाद उसके ख्वाबीदा दिमाग को ट्रैप किया था, उसे अपनी मामूला बनाया था। फिर उसके दिमाग में ये गिरा बांधी थी कि वो कम से कम एक हफ्ते तक ख्याल ख्वानी की सलाहियतें भूल जाएगी। अगर कोई तनवीमी अमल करने वाला उसे अपनी मामूला बनाए और उससे ये सवाल करे कि टेलीपैथी की सलाहियतें क्या हुई, तो वो उसकी मामूला बनकर भी यही जवाब देगी कि शीबा ने अपने अमल के ज़रिए ख्याल ख्वानी की सलाहियत को बिल्कुल ही मिटा दिया है। अब उसकी सोच की लहरें कभी किसी के दिमाग तक नहीं पहुंच सकेंगी। सोनिया ने बड़ा ही माकूल मशवरा दिया था और शीबा ने बर वक्त ये कदम उठाया था। जिस वक्त किले पर हमला हुआ, जो तनवीमी नींद पूरी कर रही थी, उसे अगवा करने वाले सोच भी नहीं सकते थे कि वो टेलीपैथी की सलाहियतों से खाली कर दी गई है। मैंने शीबा और पारस को उसी तहखाने में छुपने पर मजबूर किया था। शीबा जज्बात में आकर वहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने मजबूर होकर उसे दिमागी झटके पहुँचाए थे। उसे बड़ी देर तक तकलीफ़ में मुब्तला रखा था और मैं ऐसा करने पर मजबूर था, वरना वो दुश्मनों के हाथ लग जाती तो आज वो तमाशा ना होता जो अब पेश आने वाला था। जोजो और एस मास्टर अपने अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़े थे। कंप्यूटर ने बता दिया था कि मशीन का अमल पूरा हो चुका है। एक की दिमागी सलाहियत दूसरे में मुंतकिल हो गई हैं, लिहाजा अब उन्हें 1 घंटे तक सोने दिया जाए। हम कमेंट्री करते जा रहे थे। मैं मास्क मैन के पास जाता था। रसवंती इसराइली एजेंट से राब्ता रखे हुए थी और शीबा सोनिया के पास जाकर तमाम हालात बता रही थी। मास्क मैन और इसराइली हुक्काम हमारी तरफ से मायूस हो गए थे, गुस्सा दिखा नहीं सकते थे। हमने उनकी बात नहीं मानी। उनके मशवरे के मुताबिक हमने जोजो को हलाक नहीं किया था। उनकी दानिस्त में जोजो ख़त्म हो जाती तो टेलीपैथी का किस्सा ही ख़त्म हो जाता। एस मास्टर के एक माहिर ने मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया था, इसके बावजूद उसे कुछ हासिल ना हो सका। इसराइली हुक्काम, मास्क मैन और दुनिया की कितनी ही ख़तरनाक तंजीमें इस इंतज़ार में थीं कि सुबह होने तक एक नया टेलीपैथी जानने वाला पैदा होगा। ऐसे में हमने खुशखबरी सुनाई, ऐसा कभी नहीं होगा। एस मास्टर के दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल नहीं होगी। ये खुशखबरी सुनकर सभी चौंक गए। सभी नए सिरे से दिलचस्पी लेने लगे और पूछने लगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकेगा? क्या मशीन में ख़राबी पैदा हो गई है? क्या ऑपरेट करने वाले से गलती हो गई है? हमने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, हमने जोजो के दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें मिटा दी हैं। इससे ज़्यादा कमेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी मारे खुशी के हिप हिप हुर्रे बोलते हुए उछल पड़े थे। हर जगह एक दूसरे से मुसाफा किया जा रहा था, एक दूसरे को गले लगाया जा रहा था। 1 घंटे बाद एस मास्टर जिस नाकामी का मुंह देखने वाला था, उसकी पेशगी खुशियाँ मनाई जाने लगी थीं। लेकिन वो घंटा गुजर नहीं रहा था। वो लोग खुशियाँ भी मना रहे थे और उन लम्हात का भी इंतज़ार कर रहे थे जब वो ऑपरेशन बेड पर गफलत के बाद आंखें खोलेगा। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या नतीजा निकलेगा? क्या वो जोजो की तरह लड़की बन जाएगा? सब हंसने लगे।
हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसलिए कि एक के दिमाग की सलाहियत दूसरे में मुंतकिल होती है। जिस्मानी सलाहियतें मुंतकिल नहीं होती और ना ही जिस्मानी तब्दीली अमल में आती है। हर तरफ से एक ही सवाल पूछा जा रहा था, एस मास्टर का क्या बनेगा? हमने कहा अभी हम कुछ नहीं बता सकेंगे। जब वो गफलत से बेदार होगा, उठकर बैठेगा, तो जो देखते जाएंगे उसकी कमेंट्री सुनाते जाएंगे। क़यामत आती तो गुजर जाती, मगर वो 1 घंटा नहीं गुजर रहा था। उसे गुजारने के लिए इसराइली हुक्काम ने ख़ुद को ज़रा मसरूफ़ रखा। अहकामात सादिर किए कि कल शीबा के इस्तकबाल की तैयारियां की जाएं, तिल अबीब को दुल्हन की तरह सजाया जाए और ऐसे रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं कि शीबा उन्हें कभी ना भुला सके। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।